हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है ना, क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर नंबर 11 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, और इसके बाद इसके चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियोज़ पे मैं कराऊंगा और उसके लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। मानव नेत्र, देखो बेटा, आँख सबसे अनमोल होती है कि नहीं। एक बार के लिए तुम अगर आँख बंद करते हो तो तुम्हें पूरी दुनिया अंधेरे दिखाई देती है। एक बार के लिए कान ना रहे, कुछ और अगर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो ना रहे, तो फिर भी हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक चल जाएगी। लेकिन एक बार तुम आँख बंद कर लो, पूरा दुनिया तुम्हारे लिए काली हो जाएगी, है कि नहीं। तो उनका सोचो जिनके पास आँख नहीं होती, और तुम अपने आप को लकी समझो कि तुम्हारे पास आँख है। आँख सभी के पास है। ये देखो, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ये जो चित्र है ना, ये आपको बनाना पड़ेगा और नाम भी लिखना पड़ेगा कि भैया ये जो चीज़ है ना बेटा, ये जो चीज़ है इसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी होती है इसे हम द्विक तंत्रिका कहते हैं। ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, इसे हम काकशाप द्रव बोलते हैं। आंखों में पानी पानी सा होता है। ये जो चीज़ होती है आँख के पास, इसे हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक है, और ये जो काला काला होता है ना बेटा, इसे हम बोलते हैं परितारिका। आँख के सामने ये जो काली सी गोल सी होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पुतली। और ये सामने वाला जो पार्ट होता है इसे हम नेत्रोद कहते हैं। और अंदर वाला जो होता है इसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय लेंस। और ये जो पेशियां हैं, ये वाली और ये वाली, है ना, ये वाली और ये वाली, इसे हम बोलते हैं पक्षावी पेशियां। तो इसे दो चार बार बनाओगे, तीन चार बार लिखोगे, और एक चार्ट बनाकर अपने दीवार पे चिपका देना। सुबह शाम जब देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए हर साल आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में क्या लिखा है, यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, जैसे हमारी आँख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। यह दृष्टि पटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तुमने देखा होंगे, हम महंगे महंगे कैमरेज खरीदते हैं, इतना मेगापिक्सल उतना मेगापिक्सल, है ना, और फिर उसकी क्वालिटी कैसी आती है। हमारा आँख एक ऐसा अजूबा कैमरा है ना, इसका जो मेगापिक्सल है वो बहुत ही ज़्यादा है, और हम हर एक चीज़ को सुस्पष्ट सुपर एचडी क्वालिटी में देखते हैं, है कि नहीं, और वो भी फ्री में, जो कि भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, यह दृष्टि पटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो आपका दृष्टि पटल है बेटा, उस पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना बेटा, उस पर मार्क कर लिया करो, क्योंकि यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं। जो भी आप चीज़ पढ़ते हो तो उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक, आगे बेटा ये इतना समझ में। अब आगे बढ़ते, वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। अब आता है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब नेत्र की वह क्षमता जिससे वह दूर की और पास की वस्तुओं को देखने लायक बनाता है ना, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का नेत्र एकदम बढ़िया है, मतलब मस्त है, तो उसके जो सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ये मैंने अभी बताया था आपको। अब बेटा मानव नेत्र है, तो नेत्र में तो कई प्रकार के दोष होते हैं, और ये दोष जनरली जब हमारी आयु बढ़ती है ना बेटा, धीरे धीरे दोष भी बढ़ने लगते हैं इन आँखों में, है कि नहीं। लेकिन आजकल के टाइम में ये दोष बच्चों में भी आने लगे हैं। किसी को पास का नहीं दिखाई देता, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता, है ना। तो बच्चों में भी बड़े बड़े चश्मे लगने लग गए हैं।
और कहते हैं ना, अगर आपको आँख को थोड़ा सा सही रखना है ना, तो आपने देखा होगा जो फिश खाते हैं उनकी आंखें थोड़ा सही रहते हैं, ठीक है। तो फिश फिश सही रहता है। फिश की जो स्किन होती है जिसमें वो फैट होता है ना, वो हमारे आँखों के लिए बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहला दोष हम पढ़ रहे हैं मोतियाबिंद। देखो, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। तुमने देखा होगा जो बुढ़े होते हैं ना, जो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी आंखों का कलर थोड़ा थोड़ा दूधिया रंग का होता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। जबकि तुम एक जवान या फिर एक बच्चे का देखोगे तो उनकी आंखों का कलर जो होता है अंदर का, वो काला काला होता है, पुतली। लेकिन जबकि जो बूढ़े होते हैं उनका सफ़ेद सफ़ेद होने लगता है। और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, ठीक है। और मोतियाबिंद को हम ठीक कर सकते हैं शल्य चिकित्सा, मतलब सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशंस के द्वारा दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है अगर समय से उपचार किया जाए तो। अब हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? नाम का उल्टा, ठीक। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है ना, वो अनंत पर ना होकर कहाँ जाता है? एकदम पास आ जाता है, इसीलिए दोष उत्पन्न होता है। तो नाम का उल्टा होगा, नाम का उल्टा निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का साफ देखता है, दूर का साफ नहीं देखता। और ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का जो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कहाँ जाता है? नेत्र के पास आ जाता है, तभी ये प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक। और देखो इसका कारण क्या है? दोष उत्पन्न होने के दो कारण हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक। ये चित्र आप बना देंगे। कैसे इसको ठीक कर सकते हो? इसको तुम कैसे ठीक कर सकते हो? देखो ये चीज़ जो है ना बेटा, ये चीज़ इसको दूर बना रहा है, और जब निवारण होगा तो वो एक सटीक बनाएगा, ठीक। कैसे? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो कभी कभी नाम घुमा के आ सकता है, नोट करके लिख लेनी चाहिए। अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको टिक कहाँ करना है? अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस पर। क्या होता है ना, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले जाता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। ये इसका निवारण है और ये आपको चित्र बनाना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष लिखा है। अब इसका उल्टा क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। सामान्य निकट बिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, उससे दूर हट जाता है, तभी ये दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब दूर की वस्तुओं को तो वो साफ साफ देख पाएगा, लेकिन पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। तो इसका निवारण कैसे किया जाएगा वो भी बताएंगे। पहले हम बात करते हैं दोष उत्पन्न होने के कारण कैसे होते हैं। जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, वो अत्यधिक हो जाती है, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जो नेत्र गोलक है वो छोटा हो जाता है, इसीलिए ये दोष उत्पन्न हो जाता है। चित्र जरूर बनाना है, पहले बता रहा हूँ, कारण ये दो है। अब निवारण क्या है? कौन सा लेंस लगाना है हमें? अभिसारी लेंस, जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अगर हम दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा पहना दें या उत्तल लेंस उसके आंखों में फिट कर दें, उसका उपयोग करके उस रोग को ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है।
और फिर सही हो जाता है, फिर 25 सेंटीमीटर पे हमारा बनने लगता है और फिर हम निकट की वस्तुओं को भी साफ साफ देखने लगते हैं। और ये चित्र बना देना आपको। ठीक, अब आते हैं बेटा ज़रा दूरदृष्टि दोष। ये क्या होता है ज़रा दूरदृष्टि दोष? देखो जैसे जैसे तुम्हारी आयु बढ़ेगी ना बेटा, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। वो दूर का नहीं देख पाता, वो पास का नहीं देख पाता, मतलब जो आँख होती है ना वो दूरी को अच्छे तरीके से समायोजित नहीं कर पाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इस दोष के उत्पन्न होने के क्या कारण है? ये पक्षामी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। और ये जो बुढ़े होते हैं ना, जो बूढ़े हो जाते हैं, उन्हीं में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। मोस्टली उन्हीं में ही होता है ये सब। जो पक्षामी पेशियाँ होती हैं ना, धीरे धीरे क्या होते हैं, दुर्बल होने लगते हैं। जब आप हम सब बूढ़े होंगे ना, तो हमारे बॉडी के जो भी जितने भी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे सब काम करना बंद करने लगते हैं, तभी ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, तब ये दोष उत्पन्न होता है। निवारण क्या है? उत्तल लेंस के प्रयोग से इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। नोट, अब देखो बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष आ जाते हैं। वो ना तो वो निकट का देख पाता है, ना ही दूर का देख पाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। और बूढ़े लोग को बेटा ना पास का देख पाते हैं ना दूर का देख पाते हैं, तो उनके जो चश्मे बनते हैं ना उस पर 2 लेंस लगा होता है। ये जो चश्मा बनता है ना बेटा, इसमें 2 प्रकार के लेंस होते हैं। ऊपर वाले पर कुछ लगेगा, नीचे वाले में कुछ लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है और निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। और ऐसे चश्मे को हम द्विफोक्सी लेंस से बनाते हैं, ताकि कुछ पढ़ना होगा तो देखा होगा बुढ़े लोग जो होते हैं चश्मे को नीचे कर देते हैं आँख के। अगर चश्मा यहाँ पहन रखा है तो आँख के नीचे लटका देते हैं, ताकि वो यहाँ पे फोकस कर पाए और वो जो नीचे रखी वस्तुओं को साफ साफ पढ़ पाए। और जब कभी दूर का देखना होता है तो चश्मा एकदम आँख के पास लगा लेते हैं साथ, और यहाँ पे फोकस करते हैं वो लोग ऊपर, ताकि दूर का वो साफ देख पाए। ठीक है, आजकल तो क्या है ना बेटा, कॉन्टैक्ट लेंस, जिसे हिंदी में स्पर्श लेंस बोलते हैं। ठीक है, हस्त द्वारा दृष्टि दोष का संशोधन संभव है, मतलब शल्य चिकित्सा द्वारा, सर्जरी द्वारा, ऑपरेशन द्वारा इनका निवारण हो सकता है। फिर क्या है, दोनों नेत्र का सिर सामने की ओर स्थित होने का क्या लाभ है? ठीक, दोनों नेत्रों का जो सिर है सामने की ओर स्थित होने का क्या लाभ है? इससे हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिलता है। ठीक है, मतलब एकदम फोकस करके सब चीज़ों को जब हम देख पाएंगे एकदम सही सही देखते हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, हम दूर दूर तक चीज़ों को देख सकते हैं, हमारा दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं, मतलब कोई चीज़ जो ज़्यादा धुंधली धुंधली दिखती है हमें, वो चीज़ भी हमें फिर साफ साफ देखने लगती है, तो ये फ़ायदा होता है। ठीक, प्रिज्म आप जानते हैं, प्रिज्म शायद आपने देखा नहीं होगा बट हमने देखा है। हर क्लास में प्रैक्टिकल्स लैब होते हैं, हर गवर्नमेंट स्कूल में भी प्रैक्टिकल लैब होते हैं, आपके में भी ज़रूर होगा। और इसके लिए फ़ंड हर साल स्कूलों में आता है। ठीक है, अगर आपके साइंस के टीचर आपको नहीं ले जाते लैब में तो उनको बोलो सर हमें लैब दिखाऊं। ठीक है, क्योंकि फ़ंड हर स्कूल में आता है। प्रिज्म क्या होता है, टुकड़ा होता है कांच का। ठीक है, भारी होता है लेकिन वो, और ये त्रिकोण के शेप में बना हुआ होता है। ठीक, देखोगे तो मस्त, एक छोटा सा टुकड़ा है, ये कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का आता है, इतना सा कम से कम। तो क्या बोल रहे हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखो, प्रिज्म एक सपाट चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी मतलब जो जिसमें आप आर पार देख सकते हो, प्रकाशीय अवयव है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ड्स आ रखा है प्रिज्म कोण और विचलन कोण, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले थोड़ा ये ध्यान देते हैं। प्रिज्म क्या होता है, जैसे ये प्रिज्म है बेटा। ठीक,
ये श्वेत प्रकाश की जो किरण यहाँ पे आई, इससे टकराने के बाद ना प्रिज्म क्या करता है, श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। 7 रंगों में विभक्त कर देते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। जिसे याद रखने का तरीका क्या होता है, बैनी आह पी नाला। ठीक, बैनी आह पी नाला, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये चीज़ है। तो प्रकाश का प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में, आप लिख सकते हो श्वेत प्रकाश की किरण का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो विभगीय ओर। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। यह 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्णक्रम कहते हैं, इसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, प्रकाश के अवयवी वर्गों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। मतलब ये जो अलग अलग इसको बांट दिया है श्वेत प्रकाश को, तो इसे क्या कहा जाएगा, विक्षेपण। ठीक, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होते हुए गुजरती है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसके नाम आप ऐसे लिख दोगे। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म के 2 पार्श्वफलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, और आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, इसके बीच के कोण को कहेंगे हम क्या, विचलन कोण। और प्रिज्म कोण क्या होता है, ये किरण है, ये चीज़ है, इस कोण को प्रिज्म कोण कहा जाएगा। ठीक, अब आपने एक इसी चीज़ पर देखा हो, देखो बरसात के टाइम में ही ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जब बरसात होती है आपने देखा होगा इंद्रधनुष बनता हुआ। इंद्रधनुष कितना मस्त दिखता है ना, और ये भी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक जीता जाता उदाहरण है। 7 रंग होते हैं इसमें। ठीक, तो ये कैसे बनता है, और ये जो चीज़ ज़्यादा बनते हुए पहाड़ों पे ज़्यादा देखोगे। हम पहाड़ी के क्षेत्र पे ज़्यादा रहते तो हम तो देखते ही रहते हैं, जब जब बारिश होती है तब तब देखते को मिलता है। तो ये कैसे बनता है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये रंगों का कलेक्शन। ठीक है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। वायुमंडल में जो पानी की बूंदें हैं ना, उसमें सूर्य की प्रकाश पड़ती हैं और उसके प्रकीर्णन के कारण हमें ये स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देते हैं, जो 7 रंगों का होता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। देखो, जिस तरफ सूर्य निकलेगी ना, उस तरफ कभी भी आपका इंद्रधनुष नहीं बनेगा। अगर इधर सूर्य है, सूरज निकल रहा है ना, या छुप रहा है, जो भी जैसी स्थिति है, तो इधर कभी भी आपका नहीं बनेगा। बनेगा इधर, इधर बनेगा इंद्रधनुष, इधर कभी नहीं बनेगा। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करते हैं। जो पानी की बूंदें होती हैं छोटी छोटी वायुमंडल में, वो प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं। ये सारे छोटे छोटे प्रिज्म हैं, और जैसे ही इस पे प्रकाश की किरण पड़ती हैं तो प्रकाश की किरण प्रिज्म क्या करता है, 7 रंगों में व्यक्त कर देते हैं, और उसी कारण 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, सूर्य की आपतित प्रकाश की बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। ठीक है, और प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण विक्षेपणों के नेत्रों तक पहुंचते हैं। ठीक, मैंने जो बोला वो ज़्यादा सही था। उसके बाद आपको इंद्रधनुष बनता हुआ दिखता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है।
देखो यहाँ पर जब मैंने लिखा था ना बैनी, लाल, लाल सबसे कम झुकता है और बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है। देखो सबसे नीचे है ये और लाल सबसे ऊपर है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन भी आएंगे अभी आगे। अब हम बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। ठीक है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय वो लाल दिखता है। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई का प्रतीत होता, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तन होना, ये जितने भी कारण हैं ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है कि होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन क्या होता है? कक्षा चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम अपवर्तन कहते हैं, है ना। n बराबर हमने पढ़ा था C/V सूत्र। ठीक, तो उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन बने। सबसे मेन चीज, एक इसका मेन रीजन है बेटा प्रकीर्णन। इस वर्ड को समझ लीजिए, प्रकीर्णन का मतलब समझ लीजिए। प्रकीर्णन क्या होता है? जब किरण कोई चीज़, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, यहाँ पे कोई वस्तु है, फिर और एक यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, तो जो किरण है वो अपने मार्ग से निरंतर विचलित होती रहती है, तो यही प्रकीर्णन कहलाता है। इस वर्ड को समझ लीजिए, प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक, अब देखो क्या है ना, पहला जो पार्ट है तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखो मैंने अभी क्या बोला बेटा थोड़ी देर पहले, तारे हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है। और जैसे सूरज है ना, सूरज की अपनी चमक है, वैसे तारों की भी अपनी चमक है। और ये कहा जाता है कि तारों से ही टूटकर एक सूरज बना है। तो सोचो तारा कितना बड़ा होगा। ठीक है, तारा सूरज से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और आप जब आकाश में देखते हो, आकाश मंडल में, तो कितने ही तारे आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो साइंस का ये मानना है जैसे हमारा पृथ्वी है ना बेटा, ऐसे कई सारे पृथ्वी और भी हैं आकाश में, आकाश मंडल में। ठीक है, अनगिनत चीज़ें हमारे संसार में, हमारे आकाश मंडल में, जिसके बारे में पता तक नहीं है। ठीक है, ये बहुत पता नहीं कि जब धीरे धीरे कब से चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी, बट आज के साइंस में तो हम उतना पता नहीं लगा पाए। हो सकता है कि आगे चलकर लग जाए। तो देखो मेन पॉइंट पे आते हैं, तारों का टिमटिमाना। अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर तुम कहीं खड़े हो यहाँ पर, और यहाँ पे सारे तारे हैं। ठीक है, ये सब तारे हैं। मैंने बोला तारों की अपनी चमक होती है। और ये जो हमारा पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी में बहुत सारे प्रदूषण हो रखे हैं। आपको पता है ये धूल मिट्टी कण ये वो दुनियादारी सब बड़े बड़े हमारे वायुमंडल में। जब तुम खड़े होके इस तारे को देख रहे हो तो तारों की एक अपनी चमक होती है। इस तारों की चमक जब तुम्हारे इधर से आएगी तो इस पर टकराते हुए इसकी प्रकाश कभी इधर से टकराएगी तो कभी धुंधली हो जाएगी, है ना। जो रास्ता है वो बदलता रहता है क्योंकि प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझो। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। यहाँ से जो किरण आती है ना, उसका जो पथ है बेटा वो परिवर्तित होता रहता है। और वो मेन परिवर्तन यहाँ पर पृथ्वी पे आके ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में धूल मिट्टी ये दुनियादारी प्रदूषण बड़े बने हैं। और जब ठीक है, इसी की वजह से उन प्रकाश के किरण का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। कभी तारे का प्रकाश इधर से आना है तो थोड़ी देर बाद इधर हो जाएगा। जब तारों का प्रकाश हमारी आंखों में डायरेक्ट आता हुआ नजर आता है तो चमकीला लगता है तारा, और थोड़ा सा जब नहीं आता है तो हमें थोड़ा धुंधला लगता है,
चमकीला धुंधला, चमकीला धुंधला, इसी को ही कहते हैं टिमटिमाना। इसी को ही क्या कहा जाता है? टिमटिमाना। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ठीक, ये कारण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज हमेशा लाल दिखाई देता है, रक्ताभ लाल दिखाई देता है। ठीक, देखो आपको इस चीज़ का एक सही उदाहरण है यहाँ पर, ये वाला जो हमने पढ़ा था। देखो सबसे मेन, जब सूर्य लाल लाल दिखाई दे रहा, कब? जब एकदम सीधी है ये, और इसमें विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, ये एकदम 36 दूरी पर है, एकदम सीधी है लगभग। ठीक, जब सूरज उगता है यहाँ रहता है, और सूरज जब अस्त होता है तब भी यहाँ रहता है, और उस स्थिति में सबसे जो विक्षेपण है जो एकदम 36 स्थित दूरी पे होता है, और इसी टाइम पे ये लाल दिखाई देता है कि नहीं? अब देखते हैं हमने क्या लिखा है। देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। ठीक है, जब सूरज उगता है ना तो 2 मिनट पहले से ही हमें दिखने लग जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है हमें। ठीक, और दोनों ही स्थिति में सूरज क्षितिज अवस्था में होता है। दिन के टाइम में यहाँ होता है ऊर्ध्वाधर, कभी इधर दिखाई देगा कभी इधर दिखाई देगा, लेकिन जब सूर्य अस्त होगा एकदम आँख से, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम्हारे क्षितिज अवस्था में होगा, और तो जब सूर्योदय होगा तब भी क्षितिज अवस्था में होगा, क्षैतिज अवस्था। मैथ के अगर स्टूडेंट आपको पता होगा, ऐसी अवस्था को हम क्षैतिज अवस्था कहते हैं और ऐसी अवस्था को हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो दोनों ही अवस्था में, क्षैतिज अवस्था जब सूर्य अस्त होता है सूर्य उदय होता है, दोनों ही अवस्था में सूर्य क्षैतिज अवस्था में होता है, और उस अवस्था में इसकी प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, और आँख तक पहुँचने वाला, क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल का होगा। इसीलिए, ठीक है, प्रकीर्णन सबसे कम लाल का होता है, इसीलिए सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होते हैं। ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको लिखना चाहिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है वो तो मैं बता चुका हूँ। अब इस चीज़ पर देखो बेटा, एक टॉपिक है टिंडल प्रभाव। इसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के एक महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण वायु के अणु से टकराता है ना, तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, और कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका जीता जाता उदाहरण है बेटा, देखो तुम एक रूम पे गए, तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे ये लड़की दिख रही है तुम्हें, ठीक है, एक बड़ा सा रूम हो या छोटा सा रूम, कोई सा भी एक रूम हो जिसमें अंधेरा है, अंधेरा रहेगा तो बढ़िया रहेगा, और एक रूम का छोटा सा ना हिस्से से तुम कुछ भी अगर तुम हटा दोगे जहाँ से प्रकाश आ रही है, तो तुम्हें देखेगा इस रास्ते में छोटे 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 ऐसे कण घूम रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके घूम रहे होते हैं ना, तुम्हें सारे कण दिखते हैं, इतने लाखों अनगिनत कण हैं जो कि यूं यूं घूम रहे होते हैं। तो ये प्रकाश की जो टिंडल प्रभाव का सबसे बेस्ट उदाहरण है, यही तो लिखा है यहाँ पर। जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है, तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की इस परिघटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, और यही आपको उदाहरण के रूप में लिखना है। उदाहरण, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं।
है कि नहीं? ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ हम तो रोज़ देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन किस पर निर्भर करता है? तो देखो बेटा, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। अगर कण बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है ना, तो किसके कौन से प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे? नीले प्रकाश को। बड़े आकार के कण अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। और यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारे तो टिमटिमाते, तुमने देखा होगा। देखो, तारों और ग्रहों में बहुत बड़ा अंतर है। जो ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी के अलावा ग्रह क्या है बेटा? हमारा जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो पृथ्वी का शुक्र हो गया, बुध हो गया, है ना, ये सब जो ग्रह हैं वो तारों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं पृथ्वी के, है कि नहीं? तारे तो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, लेकिन तारों की तुलना में ये जो ग्रह हैं वो बहुत नज़दीक हैं पृथ्वी के। और इसी वजह से जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और इसी वजह से ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। ये नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है। अब देखो इसको डिटेल में हमने क्या लिखा है। तारों से हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है और वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है और इसी कारण उनका अपवर्तन समय के साथ साथ अनियमित रूप से बदलता रहता है और इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक, लेकिन जो ग्रह हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं और तारों की तुलना में, और प्रकीर्णन ना के बराबर होता है, इसी वजह से ग्रह हमें टिमटिमाते नज़र नहीं आते। ये लिख देना है आपको। तो कंपैरिजन करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा जो खतरे का संकेत होता है वो लाल रंग का क्यों बना होता है? खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? पीले रंग का, नीले रंग का, गुलाबी रंग का, ये सब क्यों नहीं होता है? लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखा होगा आपने, यहाँ पर जब होता है तो लाल सबसे टॉप में था, यानी कि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः उसे दूर तक देखा जा सकता है। इसीलिए खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। ठीक, अब स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जब तुम यहाँ पर किसी जगह खड़े हो, आकाश को देखते हो, तो तुम्हें आकाश नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, वही मेन चीज़ है प्रकीर्णन। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा है। ये कण तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी हैं। तो इतना ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये हमें कभी भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। देखो, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो बेटा, आकाश की तरफ जब देखते हैं तो हमेशा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लेकिन हमारी आँख तक जो प्रकाश पहुँचती है उसमें नीले रंग की प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक, जब प्रकाश आता है वायुमंडल से, क्योंकि वायुमंडल से ही सारे प्रकाश हम आते हैं, तो प्रकीर्णन होते हुए हमारे आँख तक जो प्रकाश पहुँचता है उसमें नीला रंग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नीला रंग, इसी वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री, देख रहे हो ये अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष से आकाश को जब देखता है तो उसे काला दिखाई देता है। उसे काला दिखाई देता है, उसे नीला नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये वायुमंडल से बाहर चला गया है। यहाँ पे वायुमंडल होता है और वो यहाँ पर चला गया है, तो वायुमंडल से ही वो बाहर चला गया है, तो प्रकाश का तो प्रकीर्णन ही नहीं हो रहा है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में उसे रंग क्या दिखाई देगा? काला। इसीलिए उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वो वायुमंडल से ही बाहर चला गया है
और वायुमंडल के बाहर तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होता है, और इसी वजह से उसको आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, काला। ये इसका मेन रीजन है। अगला क्वेश्चन है, बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं? जो बादल होते हैं बेटा वो हमें सफेद क्यों दिखाई देते हैं? ये दिखाया आपने, बादल हमेशा सफेद दिखाई देते हैं आपको। देखो, जो बादल होता है वो सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक होती है। इसीलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है, सभी दिशा में परावर्तित या प्रकीर्णन हो जाता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णन अधिकतम समान रूप से होता है, श्वेत प्रकाश आएगी और प्रकीर्णन और परावर्तन समान मात्रा में ही होता है हर जगह। इसी वजह से हमें श्वेत रंग ही दिखाई देता है, और इसी वजह से बादलों का रंग हमें क्या दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। ये इसका कारण है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। दृष्टिपटल क्या होता है? मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ होती है। इसे दृढ़पटल भी कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। ठीक है, जो दृढ़पटल होता है ना, उसके द्वारा नेत्र के जो भीतरी चीज़ों की सुरक्षा होती है। रक्तपटल क्या होता है? दृढ़पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है। देखो, आपकी आंखें के ऊपर काले रंग की झिल्ली होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन रोकती है। ठीक है, परावर्तन को क्या कहती है, रोकती है। आपने चैप्टर नंबर 10 में परावर्तन, अपवर्तन ये सब पढ़ा होगा ना। श्वेत मंडल, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। आंखों के सामने क्या होती है बेटा, पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे श्वेत मंडल या कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये जो कॉर्निया होती है ना बेटा, उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक, नेत्र गोलक क्या होता है? इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास जो होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। लेंस, लेंस क्या होता है? यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जहरीलेवत पदार्थ बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में समायोजन करता है। ठीक, फिर परितारिका जो होती है बेटा, ये जो परितारिका है, इसका क्या काम होता है? कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो पुतली का जो आकार होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। ये होता है परितारिका का काम। पुतली क्या होती है? यह परिवर्ती धारक की भांति कार्य करता है, जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। यह आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो पुतली होती है क्या करती है? आँख में जो जाने वाला प्रकाश होता है उसकी एक मात्रा को नियंत्रित करता है। अभिनेत्र लेंस क्या होता है? ये एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है, जो वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। पक्षाभिपेशियाँ क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तित हो जाती है, ताकि हम वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकें। ठीक, अब रेटिना क्या होता है? यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं, और ये जो सिग्नल होती हैं तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं, और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक,
दूर बिंदु क्या होता है? वह दूर बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। अधिक से अधिक वह दूरी जहाँ तक आप चीज़ों को स्पष्ट देख पा रहे हो ना, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए ये दूरी अनंत होती है, क्योंकि देखो बेटा, जो आपके तारे हैं, है ना, तारे बहुत ज़्यादा दूर है, चंद्रमा से भी ज़्यादा दूर है। तुम तारों को भी देख पा रहे हैं, तारे अनंत दूरी पर हैं। अगर तुम तारों तक पहुंचना चाहो ना, तो कितने कितने प्रकाश वर्ष लग जाएंगे, है ना। वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बहुत होता है, कितने प्रकाश वर्ष लग जाएंगे एक तारे तक पहुंचने में। तो हम कितने तारों तक देख सकते हैं? तो ये दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसीलिए सामान्य नेत्र की जो दूरी होती है वो अनंत होती है। दूर बिंदु। निकट बिंदु, अब देखो क्या है, तुम्हारे पास हाथ में किताब है, ठीक, और उस किताब को तुम अपने आंखों के पास लेके आओगे ना, एकदम तुम्हें धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा, और तुम ज़्यादा दूर लेके जाओगे थोड़ा सा, तुम्हें फिर थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर थोड़ा एक फिक्स, एक ऐसी दूरी होती है जहाँ से तुम किताब को एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो, तो उसे बोलते हैं निकट दूरी, और वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये छोटा सा चैप्टर था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान है इस पूरे विज्ञान में। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो बड़ा सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें।